Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Hope you all are fine. Students, today our topic is energy for muscle contraction, muscle fatigue भी पढ़ेंगे हम आज, और साथ में skeleton movement. इसमें skeletal muscles का क्या रोल है, skeleton movement में muscles के हवाले से हम पढ़ेंगे. तो ये सारे टॉपिक्स आज हमने डिस्कस करने हैं. So first of all, energy for muscle contraction. During contraction, ATP is hydrolyzed to ADP to supply energy. हम सब जानते हैं मसल्स जब कंट्रैक्ट होते हैं, कंट्रैक्शन में ATP की जो है वो हाइड्रोलाइसिस हो जाती है, वो टूट कर जो है ADP और एक फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे जो है बॉडी को एनर्जी सप्लाई होती है. अब ये जो रिएक्शन है ATP का ADP में ट्रांसफ़र, ये जो है दोबारा ATP को स्टोर करना लाजमी होता है ताकि मसल्स को में जो एनर्जी सप्लाई है वो दोबारा से रीस्टोर हो सके. तो मींस वो बाकी बॉडी एक्टिविटीज़ के लिए भी मसल्स जो है वो बॉडी जो है वो कैपेबल हो. तो ये ATP टू ADP कन्वर्जन, फिर ADP टू ATP कन्वर्जन, ये जो साइकिल है ये चलता रहता है. जब बॉडी एक्टिविटीज़ पीक पे हों तो ATP की जो ब्रेकडाउन होती है तो वो ATP में कन्वर्ट हो जाती है. फिर दोबारा एनर्जी जब दोबारा सप्लाई होती है बॉडी को तो दोबारा ADP फॉस्फेट मॉलिक्यूल के साथ मिलकर ATP बनाती है. तो ये इनकी कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन जो है वो कंटिन्यू रहती है. डिफरेंट एनर्जी सोर्सेज फॉर मसल कंट्रैक्शन आर गिवन. कौन कौन सी एनर्जी सोर्सेज हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें ATP प्रोड्यूस होती है, और नेक्स्ट होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ते हैं. द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन. अब ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो तो हम कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन है. और रेस्पिरेशन के प्रोसेस में चूँकि हम ATP के हवाले से पढ़ रहे हैं तो ATP की सिंथेसिस इसमें होगी. अब वो कैसे होगी? C6H12O6 + 6O2 साइन ऑफ एरो, 6CO2 + 6H2O + ATP. इसमें जो है C6H12O6 ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, प्लस 6O2 इसका ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन होता है. तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स एज अ प्रोडक्ट्स जो हैं प्रोड्यूस होते हैं, हासिल होते हैं. 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स हासिल होते हैं, और साथ में ATP जो है, जो इसमें एनर्जी करेंसी है, जो वो प्रोड्यूस होती है ATP की शक्ल में. दिस ग्लूकोज ब्रेकडाउन अकर इन मसल सेल. मसल सेल में अभी ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है. चूँकि हम ये मसल्स के हवाले से पढ़ रहे हैं तो ये सारा प्रोसेस मसल्स में होता है. मोस्ट एनर्जी सप्लाइड बाय क्रिएटिन फॉस्फेट मेटाबॉलिक इफ मेटाबॉलिज्म इज़ हाई. अगर ज़्यादा मेटाबॉलिज्म हाई है, अगर बॉडी ऐसी एक्टिविटीज़ कर रही है कि जिससे हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ रहा है, बूस्टअप हो रहा है, तो उससे एनर्जी की भी ज़्यादा ज़रूरत होगी. तो वो जो है क्रिएटिन फॉस्फेट से जो है वो हासिल होगी. या अगर एनर्जी की जो सप्लाई है बढ़ा दी जाए, एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स बढ़ा दी जाए ड्यू टू हाई मेटाबॉलिज्म, जब हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ कर रही होती है, तो उस वक्त जो है ATP की जो वो ओवरकम नहीं हो सकती प्रोडक्शन, तो उसका अल्टरनेट क्रिएटिन फॉस्फेट जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है बॉडी में, तो उसकी सप्लाई की जाती है. During strenuous exercise, glycogen converts to glucose by ATP to ADP conversion, breakdown along complicated path to carbon dioxide and water. तो यही जो अभी बताया है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होते हैं. अगर जो है जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में. इस प्रोसेस में ATP ADP में कन्वर्ट हो जाती है. लॉन्ग कॉम्प्लिकेटेड पाथवेज कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं, जैसे कि ऊपर रिएक्शन में दिखाए गए, प्रोड्यूस होते हैं. ये एरोबिक रेस्पिरेशन की बात हो रही है कि इस प्रोसेस में जो है एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, तो जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें हमारी जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी से एक्सहेल भी हो रही होती है बहुत ज़्यादा, तो साथ साथ ऑक्सीजन एनवायरनमेंट के एटमॉस्फेयर से भी हमारी बॉडी में आ रही होती है, इनटेक भी हो रहा होता है. तो उस वक्त जो है चूँकि ऑक्सीजन का इनटेक भी बहुत हो रहा होता है, एक्सहेल भी हो रही होती है, लेकिन ऑक्सीजन हमारी बॉडी से रिमूव ज़्यादा हो रही होती है, उस टाइम एक्सहेल ज़्यादा हो रही होती है. तो इस पूरे प्रोसेस को ओवरकम करने के लिए, ऑक्सीजन की जो शॉर्टेज है उसको पूरा करने के लिए, तो ये जो एक अल्टरनेटिव पाथवे है वो प्लांट बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म है उसमें
होता है जिसमें एटीपी ब्रेकडाउन जो है एक कॉम्प्लिकेटेड पाथवे से गुजरती है कार्बनिक एसिड प्लस वाटर, जिससे जो है हम एटीपी ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेकडाउन भी होती है, दोबारा एटीपी में भी कन्वर्ट हो सकती है, ताकि हमारी बॉडी में जो एटीपी की जो रिक्वायरमेंट है वो ओवरकम हो सके। नेक्स्ट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये क्या है? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एनारोबिक रेस्पिरेशन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस दैट लीड्स टू लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन। इसमें क्या है? एनारोबिक ब्रेकडाउन है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज जो है वो ब्रेकडाउन होता है, जिससे जो है लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। दिस प्रोसेस अकर्स ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड और स्ट्रेनस मसल एक्टिविटी। बहुत ज़्यादा अगर आपने वर्क किया, बहुत ज़्यादा चले हैं, बहुत ज़्यादा कोई ऐसा वर्क किया, हार्ड वर्क किया जिससे आपको मसल्स में पेन हो गया है, तो वो पेन किसकी वजह से होता है? एक्चुअली ड्यू टू लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन। मसल्स में लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है। हमारी बॉडी इतना वर्क कर रही होती है कि ऑक्सीजन बॉडी से एक्सेल ज़्यादा हो रही होती है, लेकिन ऑक्सीजन की उतना सप्लाई नहीं हो रही होती, तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वो ग्लूकोज जो है बॉडी में स्टोर है वो उसकी ब्रेकडाउन होती है, जिससे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में जो है वो एक्यूमुलेट होता जाता है, जमा होता जाता है, जिससे जो है मसल्स में पेन होता है। तो इसलिए कहा है कि जब हम कोई हैवी कोई हार्ड मसल एक्टिविटी कर रहे होते हैं या बहुत टाइम तक हम ये कोई भी वर्क कर रहे होते हैं, जिससे लैक्टिक एसिड बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन। द लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन लीड्स टू फैटीग। इससे फैटीग थकावट भी होती है। टायर्ड फीलिंग फॉलोइंग ए पीरियड ऑफ वर्क और प्ले। कोई अपने काम किया है या खेले हैं बहुत ज़्यादा, तो उससे जो है जो हमें थकावट वाली फीलिंग्स होती हैं वो ड्यू टू एनारोबिक रेस्पिरेशन होती हैं, ड्यू टू लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन होती है। नेक्स्ट इज मसल फैटीज। अब ये क्या फिनोमेना है? मसल फैटीज द स्टेट ऑफ फिजियोलॉजिकल इनएबिलिटी ऑफ मसल टू कंट्रैक्ट इज कॉल्ड मसल फैटीज। अब ये हमारी बॉडी में जो मसल्स हैं उनमें वो सलाहियत ही नहीं होती कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकें, उनमें वो एबिलिटी जिससे हमारे बॉडी मसल्स प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, जिससे हमारी बॉडी की सही फंक्शनिंग होती है। हमारे जो बॉडी में जो मसल्स हैं उनके सही कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने से हमारी बॉडी एबल होती है टू मूव करने के। तो ये प्रोसेस जब नहीं हो पाता, जब मसल्स अपना ये फंक्शन ही परफॉर्म नहीं कर सकते, फिजियोलॉजिकली कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, तो ये उनमें ख़ास किस्म की इनएबिलिटी होती है, जिससे जो है मसल फैटीज होता है, थकावट होती है मसल्स में। जब वो से परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, हमारी बॉडी में थकावट होगी, फैटीज, तो इस जैसी फीलिंग्स जो हैं वो आएंगी। तो मसल फैटीज जो है इसकी काजेज़ क्या हैं? नेक्स्ट में काजेज़ ऑफ मसल फैटीज, ये जो है एटीपी डेफिसिट, एटीपी की कमी से बॉडी में एटीपी की कमी हो गई है। मीन्स जो अभी हमने देखा है कि ड्यू टू एनारोबिक रेस्पिरेशन हमने बहुत ज़्यादा वर्क किया है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट होता जाता है लैक्टिक एसिड में, जिससे क्या होता है नेक्स्ट पॉइंट में आगे लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन। लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन से मसल्स में जो है थकावट होती है, एटीपी की कमी से भी होती है। नेक्स्ट इज़ आयनिक इम्बैलेंस। हमारी बॉडी में आयंस का अगर इम्बैलेंस हो, आयंस कम हो, आयंस की मिकदार कम हो, तो कम हो ज़्यादा हो, इससे भी मसल फैटीज होता है। मीन इसकी कॉमन एग्जांपल हाइड्रोजन आयन है। हाइड्रोजन आयन की कम या ज़्यादा होने से जो बॉडी की पीएच है वो उसमें इम्बैलेंस आएगा। जब पीएच में इम्बैलेंस आएगा तो ऑटोमेटिकली जो इसका मसल फंक्शनिंग है, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन, वो डिस्टर्ब होगी, जिससे हमारी बॉडी में फैटीज हो। नेक्स्ट इज टेटनी, डिजीज़ काज्ड बाय लो कैल्शियम इन ब्लड। हमारे ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो जाए तो टेटनी जो है ये डिजीज़ है। इसमें क्या इसके अलामात हैं? एक्साइटेबिलिटी, बहुत ज़्यादा जो है इसमें एक्साइटेबिलिटी से मुराद ये कि बहुत ज़्यादा पुरजोश होना। पुरजोश अब ये नहीं कि स्वेटिंग भी होती है, पुरजोश इंटरनली भी, एक तो ज़ाहिरी पुरजोश और दूसरा इंटरनली भी हमारी बॉडी में जो है न्यूरॉन्स का जो एक्शन होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मोटर न्यूरॉन्स जो है इम्पल्स को फ़ौरन से कोई भी बॉडी में वर्क हो रहा हो फ़ौरन से इम्पल्स पहुंचाना नर्वस सिस्टम को, तो ये प्रोसेस अनकंट्रोलेबल होता है, जिससे हमारी बॉडी की जो सेंसेशन है वो लॉस हो जाती है। मसल ट्विचिंग एंड कन्वर्जन, मसल्स ट्विच हो जाते हैं, मीन्स अकड़ जाते हैं मसल्स, और इस तरह के दौरे पड़ते हैं, स्पाज़्म, झटके होना, लगना, तो ये सारी जो है इसकी सिम्टम्स हैं टेटनी की। नेक्स्ट इज़ क्रैम्प। क्रैम्प क्या है? ये टेटनी की जो है एक आप समझ लें एक सिवियर कंडीशन है, उससे भी मज़ीद जो है ख़तरनाक कंडीशन है।
इसमें क्या होता है, टेक्निक कंट्रैक्शन ऑफ इंटायर मसल इज कॉल्ड क्रैम्प, पूरा मसल ही जो है वो कंट्रैक्ट हो जाता है। टेक्निक में कोई पॉइंट होता है मसल का, उस पॉइंट पे जो है वो कंडीशन होती है कि मसल अकड़ गया है, लेकिन क्रैम्प्स में क्या होता है पूरा मसल ही अकड़ जाता है। तो ये इसमें अलामात क्या हैं, टॉट एंड पेनफुल, बहुत शदीद होता है और पेनफुल होता है, यूजुअली अकर नॉट नाइट एंड और आफ्टर एक्सरसाइज। इसकी जो टाइमिंग है वो यही है। इसमें अब इसकी काजेज़ क्या हैं, हमारी बॉडी में शुगर लेवल का बहुत ज़्यादा कम हो, इसकी जो मेन रीज़न है वो यही है। शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल जो है वो कम हो जाए तो इससे जो मसल्स हैं वो अकड़ जाते हैं, ड्यू टू मसल्स में जो शुगर सप्लाई है वो नहीं हो सकती। इलेक्ट्रोलाइट डिप्लीशन, इलेक्ट्रोलाइट मुख्तलिफ आयन्स वगैरह उनकी डिप्लीशन होती है, मतलब जो भी आयन्स हैं उनका इम्बेलेंस है, उनकी कमी हो तो जो है, जिस तरह अभी कैल्शियम की बात हुई है, इस तरह कई इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनकी बॉडी में डिप्लीशन हो, कमी हो तो क्रैम्प्स इससे आते हैं। डिहाइड्रेशन, पानी की कमी, इरिटेबिलिटी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्वस सिस्टम। इरिटेबिलिटी मीन्स इनके दरमियान जो कनेक्शन है, इनके दरमियान जो मोटर न्यूरॉन्स की सप्लाई है, जो इम्पल्स की सप्लाई है, उसमें रुकावट कोई आ जाती है जिसकी वजह से जो है ख़ास प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पाती, प्रॉपर इम्पल्स ट्रांसमिट नहीं हो सकती नर्वस सिस्टम तक, तो क्रैम्प्स, इससे जो है क्रैम्प्स की कंडीशन होती है। इट्स ट्रीटमेंट इज़ डन बाय सिमल्टेनियस स्क्वीजिंग एंड स्ट्रेचिंग, मीन्स मसल्स को जो है अच्छी तरह स्ट्रेच करें, स्क्वीज़ करें, थोड़ा सा मरोड़ मतलब दें और स्ट्रेच करें, खिंचाव दें थोड़ा सा मसल्स को, थोड़ा सा दबाएं, तो इससे जो है इसकी ट्रीटमेंट जो है कुछ हद तक पॉसिबल हो सकती है। अरेंजमेंट ऑफ स्केलेटल मसल्स फॉर स्केलेटल मूवमेंट, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेन। अब ये स्केलेटल मसल्स की क्या अरेंजमेंट है स्केलेटल मूवमेंट के हवाले से। मसल्स एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ बोन्स आर कॉल्ड स्केलेटल मसल्स। जो भी मसल्स हमारे बोन्स के मूवमेंट में इन्वॉल्व हैं, बोन्स को मूव करने में, हरकत देने में हेल्पफुल होते हैं, वो स्केलेटल मसल्स होते हैं। स्केलेटल मसल्स है 3 पार्ट्स। अब इनके बेसिक जो पार्ट्स हैं वो 3 हैं, ओरिजिन, इंसर्शन एंड बेली। फर्स्ट वन इज़ ओरिजिन। ओरिजिन क्या है, द एंड ऑफ मसल्स अटैच टू इमूवेबल बोन इज कॉल्ड ओरिजिन। अब मसल्स का वो एंड जो कि इमूवेबल बोन के साथ अटैच है वो है ओरिजिन। अच्छा, इसमें डायग्राम में देखें, ये एक आपको आर्म नज़र आ रहा है, तो ये जो आर्म का वो पॉइंट, ये देखें मसल्स का वो पॉइंट जो बिल्कुल शोल्डर्स के साथ अटैच है, शोल्डर की यहाँ पे जो बोन होती है वो स्कैपुला कहलाती है, यहाँ पे शो नहीं किया हुआ, तो वो स्कैपुला बोन के साथ बिल्कुल जो अटैच है ये ओरिजिन है, बिल्कुल बेस पे आर्म की। तो यहाँ पे अटैचमेंट्स दिखा रहे हैं, ये जो है ओरिजिन है। उसके बाद जो है नेक्स्ट में आएगा, आगे भी टेंडन है, टेंडन जो है आगे भी पढ़ेंगे, वैसे पहले बता दूं डायग्राम जो कि आई हुई है। टेंडन्स क्या होते हैं, ये ऐसे मसल, ये ऐसे जो मतलब आप ये समझ लें, ये जॉइंट्स होते हैं जो कि कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, जो कि लिंक प्रोवाइड करते हैं बिटवीन मसल्स एंड बोन्स। ये ऊपर मसल है, नीचे बोन है, उनके दरमियान जो लिंक है, दिस इज़ टेंडन। यहाँ पे इनकी मूवमेंट का बता रहे हैं, ये इंसर्शन है दूसरा पॉइंट। ओरिजिन ये पॉइंट है जो कि अभी इन्होंने बताया कि अटैच टू इमूवेबल बोन। इंसर्शन वो पॉइंट होता है दैट इज़ द एंड ऑफ मसल अटैच टू मूवेबल बोन। देखिए ये जो बोन है ये मूवेबल होती है, ये यहाँ पे दिखा रहे हैं कि किस तरह से इसकी मूवमेंट हो रही है, मूवमेंट ऑफ इंसर्शन मसल, ये ऊपर नीचे हो सकती है ड्यू टू दिस इंसर्शन पॉइंट, चूँकि ये मूवेबल होती है। उसके बाद यहाँ पे कंट्रैक्टेड मसल दिखाया है, कंट्रैक्ट है, रिलैक्स्ड मसल्स दिखाया है, नीचे रिलैक्स्ड है, इसकी भी आगे डिटेल आएगी, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स मसल्स किस तरह से वर्क करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली दिखाया गया ओरिजिन का पॉइंट कि ये जो है नॉन मूवेबल या इमूवेबल बोन के साथ अटैच होता है। अब ये क्या है, ओरिजिन क्या है, इसका जो ओरिजिन है इसकी क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, लीस्ट मूवेबल है, मोस्टली फ्लैशी होता है, ये पार्ट ज़्यादा फ्लैशी होता है और प्रॉक्सिमल एंड होता है, तो ये ओरिजिन है। इंसर्शन क्या है, मोस्टली मूवेबल होता है, इंसर्शन यहाँ पे दिखाया गया है, ये इंसर्शन मोस्टली मूवेबल है, मोस्टली फिब्रस है, वो क्या था फ्लैशी था, ये फिब्रस है, और दिस इज़ द डिस्टल एंड, ये डिस्टल एंड है, दिस इज़ द प्रॉक्सिमल एंड। नेक्स्ट इंसर्शन जो अभी बताया है, द एंड ऑफ मसल्स अटैच टू मूवेबल बोन्स, दिस इज कॉल्ड इंसर्शन। नेक्स्ट वन इज बेली, द थिकेस्ट पार्ट ऑफ मसल्स बिटवीन ओरिजिन एंड इंसर्शन विच कंट्रैक्ट इज कॉल्ड बेली। अच्छा, इसमें दिखा दें क्या है, इसमें बेली कौन सा है, ये ओरिजिन है, दिस वन इज इंसर्शन। अब इनके इन बिटवीन जो ये पॉइंट है, दिस इज द थिकेस्ट पार्ट, ये क्या है, बेली है। इसमें लेबल नहीं किया होगा, बट दिस इज द बेली, that is the connecting link between origin and insertion। in between जो fleshy part होता है
दिस इज द बेली। द थिक पार्ट ऑफ मसल बिटवीन ओरिजिन एंड इंसर्शन, जो थिकेस्ट पार्ट होता है, फ्लैशी होता है, जो कंट्रैक्ट होता है, वो बेली कहलाता है। तो ये 3 टाइप्स पढ़ लिए हमने। उसके बाद है कनेक्टिव टिश्यूज़। वो स्केलेटल मसल्स की टाइप्स हैं। कनेक्टिव टिश्यूज़ क्या हैं? दैट बाइंड अदर टिश्यूज़, बाकी टिश्यूज़ को जो बाइंड करते हैं। इनके 2 टाइप्स हैं, लिगामेंट हैं और टेंडन्स होते हैं। लिगामेंट क्या है? लिगामेंट ऐसा कनेक्टिव टिश्यूज़ है दैट प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन 2 बोन्स इज लिगामेंट। 2 बोन्स के दरमियान जो लिंक प्रोवाइड करे, दिस इज लिगामेंट। अब यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे फुट की बेस पे दिखाया गया है। यहाँ पे इसको जो है मज़ीद जूम करके दिखाया गया है, मज़ीद हाईलाइट करके दिखाया गया है। इसमें देखें ये जो है एक यहाँ पे बोन है, उसके इन बिटवीन ये दूसरी बोन है, उनके इन बिटवीन जो ये अटैचमेंट है, दिस इज द लिगामेंट दैट फॉर्म अ लिंक बिटवीन वन बोन एंड अदर बोन। 2 बोन्स के दरमियान ये लिंक है, दिस इज लिगामेंट। नेक्स्ट टेंडन। टेंडन क्या होते हैं? वो लिंक प्रोवाइड करते हैं बिटवीन मसल्स एंड बोन्स। कनेक्टिव टिश्यूज दैट प्रोवाइड द लिंक बिटवीन मसल्स एंड बोन्स। अब यहाँ पे देखें ये मसल है, दिस वन इज द बोन एंड टेंडन, हियर इज द टेंडन, द वाइट पोर्शन, इट प्रोवाइड्स लिंक बिटवीन मसल्स एंड बोन। मसल्स और बोन के दरमियान अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं, टेंडन्स। नेक्स्ट इज मूवमेंट ऑफ बोन्स। बोन्स के मूवमेंट में क्या रोल है मसल्स का? Skeletal muscles provide movement by pulling on tendons through connective tissues that anchor muscles to bones. वो ख़ास जो है कैसे मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं? जब वो मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं तो टेंडन्स पे ख़ास उनको पुल करते हैं, जिससे जो है टेंडन्स के हैं, टेंडन्स मसल्स को बोन के साथ अटैच करते हैं। स्केलेटल मसल्स जो हैं किस तरह से मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं? बाय पुलिंग ऑन टेंडन्स, टेंडन्स पे को पुल करके। इनके जो है अब ये मूवेबल भी होते हैं, इमूवेबल भी होते हैं। आगे आएगा इस पर कि कैसे ये इमूवेबल भी हैं, इमूवेबल भी हैं। टेंडन्स जो हैं कैन पुल ऑन बोन्स, बोन्स को पुल करते हैं जिससे मूवमेंट होती है। एंटागोनिस्टिक पेयर ऑफ मसल्स। एंटागोनिस्टिक पेयर क्या है? एंटागोनिस्टिक कहते क्यों हैं? इसमें हम पढ़ेंगे इन ऑर्डर टू अलाउ बोन टू मूव इन 2 डायरेक्शंस मसल्स आकर इन एंटागोनिस्टिक पेयर्स। अगर दोनों ही डायरेक्शन में बोन ने मूव करना है तो एंटागोनिस्टिक पेयर्स के शेप में मसल्स को मूव करना होगा। हमारी बॉडी में टोटल 650 मसल्स जो हैं वो वर्क कर रहे होते हैं, वो भी इसी पेयर की शक्ल में होते हैं। मीन्स पेयर मीन्स एक अगर कंट्रैक्ट कर रहा है तो दूसरा मसल रिलैक्स करेगा। दे मस्ट वर्क इन एंटागोनिज्म, एंड इस पूरे मैकेनिज्म को, इस रिलेशनशिप को एंटागोनिज्म का नाम दिया है। इन एंटागोनिस्टिक पेयर line muscle pulls the bone in one direction and the other one pulls it in opposite direction. एक मसल अगर बोन को पुल कर रहा है एक डायरेक्शन में तो दूसरा उसको उस डायरेक्शन में नहीं करेगा पुल, बल्कि उसकी अपोजिट डायरेक्शन में उसको पुल करेगा। दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट जाएंगे। एंड तो इस रिलेशनशिप को क्या कहते हैं? एंटागोनिज्म। कि एक मसल अगर कंट्रैक्ट कर रहा है दूसरा रिलैक्स करेगा, एक मसल एक बोन को एक डायरेक्शन में पुल कर रहा है तो दूसरा दूसरी डायरेक्शन में पुल करेगा। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड एज एंटागोनिज्म। डायग्राम शोइंग एंटागोनिज्म। अब इस डायग्राम में क्लियर हो जाएगा एंटागोनिज्म क्या है। अब यहाँ पे एक बात है, यहाँ पे दिखाया गया बाइसेप्स और नीचे ट्राइसेप्स। ये क्या है? ये मसल्स हैं, मसल्स होते हैं। ये जो आर्म दिखाया गया है इसके अपर साइड पे बाइसेप्स होते हैं और लोअर साइड पे यहाँ पे ट्राइसेप्स होते हैं। बाइसेप्स देखें, अब जब ये आर्म जो है बेंड हुआ है तो बाइसेप्स कंट्रैक्ट हैं और ट्राइसेप्स रिलैक्स हैं। व्हेन द आर्म बेंड्स मीन्स आर्म की बेंडिंग में ये दोनों बाइसेप्स और ट्राइसेप्स जो हैं वो एंटागोनिस्टिक अपोजिट जो है वो वर्क करते हैं। जबकि जब आर्म रिलैक्स है तो ये जो हैं ये क्या करते हैं? बाइसेप्स रिलैक्स होते हैं, ट्राइसेप्स कंट्रैक्ट होते हैं। मीन्स आर्म बेंड हो रहा है या आर्म स्ट्रेट हो रहा है तो ये एक दूसरे के एंटागोनिस्ट जा रहे हैं, अपोजिट जा रहे हैं। तो इस तरह के रिलेशनशिप को क्या कहते हैं? एंटागोनिज्म कहते हैं। अब इसको डिटेल वाइज पढ़ते हैं कि बाइसेप्स कंट्रैक्ट होते हैं, ट्राइसेप्स रिलैक्स होते हैं, तो कैसे आर्म बेंड होता है, इस तरह बाइसेप्स रिलैक्स हो, ट्राइसेप्स कंट्रैक्ट हो, तो ये सारा प्रोसेस कैसे होता है। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन इसकी पढ़ते हैं। मूवमेंट ऑफ एल्बो जॉइंट इज डन बाय बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। ये दोनों मसल्स होते हैं जो कि एल्बो जॉइंट को मूव करते हैं। बाइसेप्स बेंड द आर्म एट एल्बो जॉइंट। बाइसेप्स क्या करता है? बेंड करेगा, जो बेंडिंग की बात हो रही है।
इट इज़ असिस्टेड बाय ब्रेकिया एंड ब्रेकियोरेडियलिस। अब ये बाइसेप्स सिर्फ बेंड जब करेगा एल्बो जॉइंट को, तो ब्रेकिया और ब्रेकियोरेडियलिस की हेल्प से करेगा आर्म को बेंड। अब ये दो क्या हैं, ये दो भी मसल्स हैं जो कि बाइसेप्स की हेल्प करते हैं बेंडिंग में। ब्रेकिया इसी के साथ होता है, बाइसेप्स के साथ होता है, ये ह्यूमरस पे होता है, जबकि ब्रेकियोरेडियलिस क्या है, ये ऐसा मसल है जो कि ह्यूमरस और जो रेडियस है उसको अटैच करता है। ये नाम से जाहिर है। ब्रेकियो मीन्स आप ये समझ लें ह्यूमरस है, रेडियलिस मीन्स रेडियस, ह्यूमरस और रेडियस के इन बिटवीन होता है, जबकि ब्रेकिया क्या है, ह्यूमरस पे होता है। चूँकि ब्रेकिया से हमने ह्यूमरस जो है वो निकाला है। तो बाइसेप्स की जब बेंडिंग होती है तो ब्रेकिया और ब्रेकियोरेडियलिस जो हैं वो मसल्स भी साथ उसके असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। बाइसेप्स ब्रेकाई अराइजेज बाय टू हेड्स फ्रॉम स्कैपुला। अब स्कैपुला क्या है, स्कैपुला वो बोन है जो कि शोल्डर्स पे प्रेजेंट होती है। शोल्डर्स पे चूँकि ये बाइसेप्स जो ब्रेकाई हैं वो कहाँ पे होते हैं, वो आर्म के ऊपर वाली साइड पे होते हैं, अपर साइड पे होते हैं। तो इनका बताया है, ये जो ऊपर वाले हैं बाइसेप्स ब्रेकाई, इनकी जो ऊपर वाली बेस है तो वो दो पॉइंट्स पे स्कैपुला के साथ अटैच होते हैं, मीन्स शोल्डर बोन के साथ ये अटैच होते हैं। जबकि ब्रेकियालिस क्या है, अब ये एक और चीज़ है। ब्रेकियालिस की पहले जिक्र नहीं हुआ, ब्रेकिया हुआ है, ब्रेकियोरेडियलिस हुआ है। ब्रेकिया जो है वो ह्यूमरस पे थे, ब्रेकियोरेडियलिस वो मसल्स थे जो कि ह्यूमरस और रेडियस को आपस में अटैच करते थे। ब्रेकियालिस क्या है, लाइज बिलो बाइसेप्स, बाइसेप्स के बिल्कुल नीचे होते हैं। अराइजेस फ्रॉम एंटीरियर सरफेस ऑफ ह्यूमरस, ह्यूमरस की एंटीरियर सरफेस पे होते हैं। अब ये वो नीचे थे, ये एंटीरियर पे होते हैं। एंड इंसर्ट्स इनटू एल्ना, ये एल्ना पे होते हैं, मींस ये भी रेडियस ह्यूमरस पे ही होते हैं, ये भी ह्यूमरस पे होते हैं। ब्रेकियोरेडियलिस ह्यूमरस को रेडियस के साथ अटैच करते हैं, जबकि ब्रेकियालिस ह्यूमरस को एल्ना के साथ अटैच करते हैं। तो एल्ना के साथ जो अटैच कर रहे हैं ह्यूमरस को, दीज मसल्स आर ब्रेकियालिस। जो रेडियस के साथ अटैच कर रहे हैं वो क्या हैं, ब्रेकियोरेडियलिस है। तो ये कहने का मकसद है जो ब्रेकियालिस हैं वो बाइसेप्स के नीचे होते हैं, तो और बाइसेप्स के नीचे होते हैं, एंटीरियर सरफेस होते हैं ह्यूमरस की, और कहाँ पे जाके इंसर्ट होते हैं, एल्ना पे जाके इंसर्ट होते हैं। नेक्स्ट, ब्रेकियोरेडियलिस लाइज बिलो बाइसेप्स, ये बाइसेप्स के नीचे ये भी होते हैं। दैट अराइजेस फ्रॉम लेटरल साइड ऑफ ह्यूमरस। ब्रेकियालिस क्या था, एंटीरियर साइड ऑफ ह्यूमरस, जबकि ब्रेकियोरेडियलिस अराइजेस फ्रॉम द लेटरल साइड ऑफ ह्यूमरस। ये दोनों में अगर डिफरेंस पूछे जाए। एंड इंसर्ट्स इनटू अल्ना, ये देखें ये किस में इंसर्ट हो रहा है, रेडियस में हो रहा है। मैंने कहा नाम से ज़ाहिर हो रहा है रेडियलिस, सो रेडियस, और यहाँ पे एलिस है तो मीन्स एल्ना। एल्ना पे अगर जो आ रही है ह्यूमरस से तो वो ब्रेकियालिस है, जो ह्यूमरस से रेडियस की तरफ आ रही है वो रेडियलिस है। मीन्स हमारे जो आप यूँ समझ लें, जो हमारा आर्म होता है, बाजू होता है, उसकी जो ऊपर वाला पोर्शन होता है फर्स्ट हाफ, जो शोल्डर्स के साथ अटैच होता है बाजू का, तो वहाँ पे क्या होती है, ह्यूमरस अटैच होती है। जबकि जो नेक्स्ट हाफ नीचे वाला जो पोर्शन होता है बाजू का, वहाँ पे दो बोन्स होती हैं, कौन कौन सी, रेडियस और एल्ना। ह्यूमरस ऊपर होती है, नीचे दो होती हैं, रेडियस और एल्ना। अब ह्यूमरस को जो रेडियस के साथ मिला रही है, मिला रहा है मसल, वो क्या है, वो है ब्रेकियोरेडियलिस। और ह्यूमरस को जो एल्ना के साथ मसल मिला रहा है वो क्या है, वो है एल्ना के साथ मिला रहा है वो है ब्रेकियालिस। मीन्स एल्ना के साथ जो मिला रहा है वो ब्रेकियालिस है, और जो इसको रेडियस के साथ मिला रहा है वो क्या है, ब्रेकियोरेडियलिस है। सो आई थिंक यू शुड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ ब्रेकियालिस एंड ब्रेकियोरेडियलिस। अभी एल्बो एनाटमी ज़रा बता। अब यहाँ पे जो भी मैं बता रही थी, ह्यूमरस कहाँ पे है, ये देखें ये ह्यूमरस है, जो एल्बो के ऊपर वाली हड्डी है, ये बेस पे जो शोल्डर्स के साथ अटैच होती है, ठीक है। अब ये ह्यूमरस है, रेडियस और एल्ना का है। अब ये बाजू के जो आउटर साइड पे है वो रेडियस है, इनर साइड पे जो है वो एल्ना है। एल्ना ये है इनर साइड पे, आउटर साइड पे रेडियस है। अब इसी को बता रहे हैं कि जो इस एल्ना को और इस ह्यूमरस को जो मिला रहे हैं वो क्या हैं, ब्रेकियालिस हैं, और साथ में रेडियस और ह्यूमरस को जो मिला रहे हैं वो क्या हैं, ब्रेकियोरेडियलिस हैं। यहाँ पे नहीं लेबल किया गया, वैसे आपको बता रही हूँ। ह्यूमरस और रेडियस को जो फ्यूज कर रहे हैं दीज आर ब्रेकियोरेडियलिस, और ह्यूमरस और एल्ना को जो फ्यूज कर रहे हैं मसल्स, दीज आर ब्रेकियालिस। तो अब
अब यहाँ पे देखें बाइसेप्स मसल्स हैं, ये ऊपर की तरफ हैं और ट्राइसेप्स मसल्स ये बिलो होते हैं। यहाँ पे बाइसेप्स टेंडन्स दिखाया गया, टेंडन्स क्या है यहाँ पे देखें। अब ये वो लिंक है, वो कनेक्टिव लिंक है दैट फ्यूजेस मसल्स विद द बोन, ये टेंडन्स है। तो ये जो है यहाँ पे दिखाने का मकसद है एल्बो की एनाटमी, आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाए, वेयर इज ह्यूमरस, वेयर इज बाइसेप्स मसल्स, ट्राइसेप्स मसल्स एंड एल्ना रेडियस, ये कहाँ मुजूद है, इनकी एनाटमी में आपको एग्जैक्ट इनका लोकेशन समझ आ जाएगा। अब है एक्शन ऑफ फ्लेक्सर्स ड्यूरिंग फ्लेक्शन। फ्लेक्सर्स क्या होते हैं? एक और टर्म आगे आएगी एक्सटेंसर्स। फ्लेक्सर्स और एक्सटेंसर्स क्या होते हैं? ये फ्लेक्सर्स और एक्सटेंसर का जो टर्म है ये हम इसी एल्बो में ही पढ़ेंगे, एल्बो जॉइंट्स में ही पढ़ेंगे कि किस तरह से ये कंट्रैक्ट और रिलैक्स होके एंटागोनिस्टिक मूवमेंट जो है वो शो करते हैं। किस तरह हमारा बॉडी जब बेंड होता है तो बाइसेप्स कंट्रैक्ट होते हैं या ट्राइसेप्स कंट्रैक्ट होते हैं, जब हमारा बाजू स्ट्रेट हो जाता है तो कौन सा जो मसल है वो कंट्रैक्ट होता है, कौन सा रिलैक्स होता है, कैसे वो एंटागोनिस्टिक मूवमेंट शो करते हैं, ये हम इसमें पढ़ेंगे। बाइसेप्स ब्रेकियालिस एंड ब्रेकियोरेडियलिस आर फ्लेक्सर्स हैं। अब फ्लेक्सर्स क्या हैं ये आप देखेंगे कि जब फ्लेक्सर्स वो हैं कि जो हमारी आर्म की बेंडिंग में हेल्प करें, आर्म को बेंड करें। तो इनमें कौन है? बाइसेप्स हैं, ब्रेकियालिस हैं जो क्या कर रहे थे, जो कि ह्यूमरस को एल्ना के साथ ज्वाइन कर रहे थे, और ब्रेकियोरेडियलिस कहते हैं जो ह्यूमरस को रेडियस के साथ मिला रहे थे। तो ये तीनों फ्लेक्सर्स हैं। व्हेन दीज मसल्स, जब ये तीनों मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं, दे लिफ्ट रेडियस एंड अल्ना। बाइसेप्स कौन से थे? बाजू के ऊपर वाले थे। दोबारा दिखा देती हूँ, ये बाइसेप्स हैं, ये बाइसेप्स हैं। साथ में वो जो इनके साथ अटैच करें ह्यूमरस को और रेडियस के साथ अटैच करें, ये तीनों जो हैं बाइसेप्स ब्रेकियालिस ब्रेकियोरेडियलिस, ये जब लिफ्ट होते हैं, ये जब कंट्रैक्ट करते हैं तो रेडियस और अल्ना लिफ्ट हो जाते हैं, दे बेंड द आर्म एट एल्बो। तो इस तरह से यहाँ पे भी ये बेंड ओवर है, एल्बो को क्या करेंगे? बेंड कर देंगे। यहाँ पे बाइसेप्स मसल्स जो हैं वो दिखाए गए हैं, जो बाइसेप्स मसल्स हैं यहाँ पे देखें कंट्रैक्ट हो रहे हैं। जब ये कंट्रैक्ट हो रहे हैं बाइसेप्स मसल्स सुकड़े हुए आपको नजर आ रहे हैं, कंट्रैक्ट जब हो रहे हैं, फूले हुए हैं, तो आर्म क्या हो रहा है? बेंड हो रहा है। द बेंडिंग ऑफ फोर आर्म एट एल्बो जॉइंट इज कॉल्ड फ्लेक्शन। इसी मूवमेंट को क्या कहते हैं? फ्लेक्शन कहते हैं। जब ये बाइसेप्स मसल्स यहाँ पे रेडियलिस और ब्रेकियोरेडियलिस तीनों जो हैं ये कंट्रैक्ट होते हैं तो आर्म जो है वो बेंड हो जाता है। इसी बेंडिंग को क्या कहते हैं? फ्लेक्शन। फ्लेक्सर्स यहाँ पे दिखाया गया एल्बो का, यहाँ पे भी क्लियरली दिखाया गया, वैसे पीछे भी समझ आ गई होगी। बाइसेप्स ब्रेक का ऊपर है, नीचे जो है ब्रेकियालिस है। ब्रेकियालिस वो मसल है जो कि ह्यूमरस को एल्ना के साथ अटैच कर रहा है, फ्यूज कर रहा है। ये फ्लेक्सर्स हैं जब आर्म जो है वो बेंड हुआ हुआ है। नेक्स्ट है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में क्या होगा? ट्राइसेप्स का रोल होगा, उसमें बाइसेप्स का था, अब ट्राइसेप्स का है। ट्राइसेप्स स्ट्रेटन्स द जॉइंट। अब ये जॉइंट को सीधा करेगा, स्ट्रेट करेगा जब हमारा बाजू बिल्कुल सीधा हो जाएगा, बिल्कुल अब अपोजिट होगा। अब अगर आप सोचें, अपने रिकॉल करें, जब हमारा आर्म सीधा होता है, बाजू सीधा होता है, तो उसकी निचली साइड फूली हुई होती है, ऊपर वाली साइड बिल्कुल सीधी स्ट्रेट हो जाती है। तो वही कंसेप्ट है। ट्राइसेप्स मीन जो नीचे वाले जो हैं वो स्ट्रेट हो जाते हैं। इट हैज़ 3 हेड्स, 2 अराइजेस फ्रॉम द ह्यूमरस एंड 1 फ्रॉम स्कैपुला। अब इसके कौन कौन से हेड्स हैं, मतलब जहाँ से अराइज होता है? 2 जो है ह्यूमरस से निकलते हैं, मीन जो बाजू का अपर मोस्ट, जो आर्म का अपर पार्ट है, तो वहाँ से निकलते हैं। 1 फ्रॉम स्कैपुला। स्कैपुला क्या है? शोल्डर की हड्डी है, शोल्डर बोन है, तो वहाँ से एक एंड इसका स्कैपुला से अराइज होता है, 2 कहाँ से? ह्यूमरस से होता है। When triceps contract, it straightens the arm at elbow. बाइसेप्स जब कंट्रैक्ट हो रहे थे, आर्म क्या हो रहा था? बेंड हो रहा था। ट्राइसेप्स कंट्रैक्ट हो रहे हैं, आर्म क्या हो रहा है? स्ट्रेट हो रहा है। अब इसी दिस स्ट्रेटनिंग ऑफ फोर आर्म एट एल्बो जॉइंट इज कॉल्ड एक्सटेंशन। इसी इनके स्ट्रेटनिंग के वाले प्रोसेस को एक्सटेंशन कहते हैं, जब ट्राइसेप जो हैं वो कंट्रैक्ट हो रहे होते हैं। अब यहाँ पे एल्बो जॉइंट्स की एनाटमी दिखाई गई है इस चीज़ को क्लियर करने के लिए कि कहाँ पे जो है ह्यूमरस पाया जाता है, कहाँ पे एल्ना है, कहाँ पे रेडियस है। तो यही बातें बार बार रिपीट हो रही हैं। दिस इज इट्स एंटीरियर व्यू एल्बो जॉइंट्स का, दिस इज इट्स पोस्टीरियर व्यू। इसमें ह्यूमरस है, दिस इज द अपर बोन। स्नोवियल पिवट जॉइंट है, ये जॉइंट जो है ये भी वो जॉइंट होता है जो कि इस ह्यूमरस को रेडियस एल्ना के साथ मिलाता है। दिस वन इज एल्ना, दिस वन इज रेडियस। तो ये इसका एंटीरियर व्यू, ये पोस्टीरियर व्यू है। इसमें जो है क्लियर नज़र आ जाएगा कि क्या क्या इनके पॉइंट्स हैं, कहाँ पे ये पाए जाते हैं। सो दिस वाज आवर टुडेज टॉपिक। होप यू विल अंडरस्टैंड इट
अगर कुछ समझ ना आया तो कमेंट्स में आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।